कहानी के स्टार्टिंग में दो हीरो नाम की एक लड़की नुकीली चीज से दीवार पर कुछ लिख रही थी और वही सब कुछ अपने फोन में भी रिकॉर्ड करती जा रही थी। साजू के बारे में बताती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साजू यानी कि कोरियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर कोई भी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। उसने भी दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी थी और विश मांगती है कि उन सभी लोगों की मौत हो जाए। ये बोलते ही वो एक पेपर कटर से अपनी गर्दन काट लेती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर तो वो किसके मरने की विश कर रही थी ये तो खैर हमें स्टोरी में ही आगे पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम स्टोरी की फीमेल लीड सिया को देखते हैं जो अपनी बुआ के साथ में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। सिया की बुआ एक डॉक्टर है और ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहा करती है। सिया एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसके साथ ही लॉन्ग जंप एथलीट भी है जिसमें उसने काफी सारे मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीती हुई है। सिया स्कूल के लिए निकलने से पहले अपने बॉयफ्रेंड योनियो को मैसेज करती है जो कि उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता है और उन दोनों ने कुछ टाइम पहले ही डेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये बात उन्होंने सबसे छुपाई हुई है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। दोनों साथ में लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं जहाँ सिया अचानक से योनियो को किस कर लेती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ नारी को दिखाया जाता है जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और रास्ते में वो अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक करते हुए आती है जिसपे लिखा था कि उसका आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, साथ ही उसके दिल में जो कुछ भी है उसे सब कह देना चाहिए। योनियो को देखकर फटाक से कार से उतर जाते क्योंकि वो उसे काफी लाइक करती थी और जहाँ पर फिर चोई हांग भी आता है मजाक में सिया और योंग से पूछता है कि क्या वो लोग डेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग आजकल कुछ ज्यादा ही साथ में रहते थे। ये सुनकर नारी काफी ज्यादा चिढ़ है। सिया चो योंग को अपने भाई की तरह मानती थी और इसलिए उसने अपने और योंग के डेटिंग के बारे में उसे पहले से ही बता रखा था। नारी को ऐसे चिढ़ता हुआ देखकर फिर चोयंग उससे पूछता है कि क्या वो योंग को लाइक करती है, जिस पर नारी तो हाँ बोल देती है, लेकिन ये बात ना चोई मजाक में उड़ा देता है और कहने लग जाता है कि ऐसे तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इससे नारी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में हम हान जुन को देखते हैं जो कि सिया को काफी लाइक करता था और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पांचों एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और बचपन से ही एक अच्छे दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये बात इनमें से बहुत से कम लोगों को पता है। जहाँ पर चोई हाजुन को अपना लैपटॉप चेक करने के लिए देता है कि तभी उनके क्लास टीचर आखिर सभी को बताते हैं कि इस बार सिटी में मैथ्स में टॉप करने वाले दो स्टूडेंट उनकी क्लास से हैं और वो थे जून और चोई। वेल तो सब लोग चोई का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट था और ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं था। जहाँ पर उसी टाइम पर उसके फोन पर एक गिरोई नाम के ऐप का नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें लिखा था कि उसकी विश पूरी हो गई है। सो सिया, योन्यू, नारी, हाजुन और चोई सबके सब काफी टाइम से अच्छे दोस्त थे और ब्रेक टाइम में इनका पूरा ग्रुप चोई से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसने मैथ्स में कैसे टॉप कर लिया। जैसे ही ना वो सबको गिरोई ऐप के बारे में बताता है कि अगर इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ ही नाम लिखकर विश मांगो और उसकी वीडियो बनाकर उस पर सेंड कर दो तो विश पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और वो सभी लोग से चले जाते हैं। सच को प्रूफ करने के लिए चोई उन सबको उस ऐप का लिंक सेंड कर देता है क्योंकि उसे ऐप स्टेशन से डाउनलोड नहीं किया जा सकता था जो कि एक मिस्टीरियस ऐप है। दोस्तों वेल तो सभी के जाते ही ना चोई के फोन पर 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है कि ये शायद दूसरी विश मांगने के लिए होगा। उसके बाद नारी और सिया चोई के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि 2 दिन बाद ही थी। नारी यहाँ पर चोई की काफी बुराई करने लग जाती है और चोई को सामने देखकर फटाफट नारी अपनी बात को पलट देती है, बोलती कि वो तो बस उसके गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उसके जाने के बाद हम चोई के फेस से जान पाते कि उसने नारी की सारी बातें सुन ली थी। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी जिसका नाम कांग है उसे देखते हैं जो कि एक पत्थर के टावर के पास में होती है। उसी टाइम पर एक व्हाइट कलर का स्नेक बाहर आता है। कांग जल्दी से अंदर जाकर यहाँ पर अपने हस्बैंड बॉन्ग को बताती है कि जल्द ही यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। कैसे होंगे, अच्छे या बुरे होंगे, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस रेडी रहना होगा। नेक्स्ट सीन में सिया अपने लॉन्ग जंप प्रैक्टिस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है लेकिन योंग वो थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि वो लास्ट मैच में डिस्क्वालीफाई जो हो गया था। इसलिए सिया उसे समझाती है कि उसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
वेल तो फिर रात की एक्स्ट्रा क्लासेस में जून जोई को नोटिस करता है कि वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, साथ ही कुछ मेडिसिन भी ले रहा है। और वहीं सिया को भी अपनी कोच से मालूम चलता है कि वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो गई है, लेकिन फिर कोच उसे ये भी बताती है कि वो उसके और योंग्यू के डेटिंग के बारे में सब जानती है, इसलिए वो योंग्यू को भी वीकेंड प्रैक्टिस पे साथ में लाने के लिए बोलती है, जिससे कि वो भी टीम में सिलेक्ट हो सके। और वहीं चोई को सिया का कॉल आता है, जिस पर सिया नारी और योंग उसकी काफी बुराई कर रहे होते हैं, और इतने में ना फोन अचानक से कट हो जाता है, इसलिए चोई सिया को फिर से कॉल करता है, लेकिन सिया तो अपनी कोच के साथ में थी, यानी कि दोस्तों उसने तो चोई को कभी कॉल किया ही नहीं था। चोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो वापस से क्लास में आ जाता है और यहाँ पर योंग सिया का स्कूल के बाहर वेट कर रहा था, जहाँ सिया आकर उसे नेशनल टीम में सिलेक्शन वाली बात बताती है। ये सुनकर तो वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद सिया घर पहुंचकर अपनी बुआ को मैसेज करके नेशनल वाली न्यूज देती है, वो भी काफी खुश होती है और चोई की 39 मिस कॉल भी नोटिस कर लेती है। उसी टाइम पर सिया फिर योंग को अपने घर खाने के लिए बुला लेती है, क्योंकि आज भी उसकी बुआ काम की वजह से घर नहीं आने वाली थी। चोई की मिस कॉल के बारे में वो उसे बताती है। यहाँ पर नारी को भी क्लब जाने का मन होता है, लेकिन क्योंकि वो अभी 18 इयर्स की नहीं थी, इसलिए वो अपने कजन सिस्टर और ब्रदर से बोलकर फेक आईडी बनवा लेती है और उनकी हेल्प से क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ पर जून चोई का लैपटॉप देख रहा होता है, जिस पर पूरे ग्रुप की फोटो लगी थी, और वो चोई को मैसेज करने के लिए फोन उठाता है। गिरिगो ऐप के लिंक देखकर उसे डाउनलोड करने वाला था, जिससे कि वो सिया के बॉयफ्रेंड होने की विश मांग लेता, क्योंकि वो सिया को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन उसी टाइम पर उसकी बहन का कॉल आ जाता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। फिलहाल के लिए तो ये बच गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वेल तो वहीं सिया चोई को कॉल करती है, जहां वो उसे बता देती है कि वो नेशनल टीम की प्रैक्टिस की वजह से उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगी। ये सुनकर चोई काफी उदास होकर फोन काट देता है, जिससे सिया भी अब उदास हो गई थी, क्योंकि वो चोई की पार्टी में जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके भाई की तरह था। फिर इसीलिए योंग मजाक में ना एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखकर किरिगो ऐप से विश मांगता है कि सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए, और उसे सच में इस पर भरोसा नहीं था, वो तो बस सिर्फ मजाक कर रहा था सिया का मूड लाइट करने के लिए, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा होने वाला है। नेक्स्ट डे सिया जब क्लास में आती ना, तो देखती है कि जो लगातार पीछे वाली सीट को देखे जा रहा है, उसके फोन का टाइमर सिर्फ 2 मिनट दिखा रहा था। टीचर भी क्लास में फोन की आवाज सुनकर जोई को खड़े होने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही योन जोई को उठाने की कोशिश करता है, वो अजीब से रिएक्ट करने लग जाता है, जैसे कि किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो, वो किसी के वश में हो गया हो। फटाक से अपने बैग से पेपर कटर निकाल कर सिया की तरफ बढ़ता है, उसे रोकने की कोशिश भी करती है, जिसके कारण वो दोनों ही विंडो तोड़कर क्लास से बाहर गिर जाते हैं। फोन में जोई देखता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए वो सिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज वो उसे बचा ले, लेकिन फिर देखते ही देखते जोई अचानक से सिया के सामने अपनी गर्दन काट लेता है, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब सिया के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तो वो पहली बार से स्कूल में आई थी। क्लास के बच्चों में ये रूमर्स फैले हुए थे कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसकी वजह से हुई है, जिसे सुनकर सिया काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर नारी, योंग्यो, हाजुन और जोई ने उसे संभाला था, उसके अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, और साथ ही जोई ने उसे अपना फेवरेट की चेन भी दिया था, जिसे देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है एक रात पहले का दिखाया जाता है, जहाँ सिया जोई के घर उसका बर्थडे गिफ्ट लेकर गई थी। उससे माफी मांगती है कि वो उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगी, लेकिन बाकी के सभी दोस्त जरूर जाएंगे। जोई ने भी उसे माफ कर दिया था और बताता है कि उसे पहले कॉल आया था, लेकिन उसे पता है कि वो सिया नहीं थी, क्योंकि वो लोग उसके बारे में काफी बुराई कर रहे थे, जो कि सिया कभी कर ही नहीं सकती। वेल तो सीन शूट होता है प्रेजेंट में आता है। सिया अपनी कोच के पास आती है और उसे पता लगता है कि जोई की डेथ की वजह से 3 दिन की प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। इसी टाइम पर सिया को योनियो की विश याद आती है, वो कोच को प्रैक्टिस चालू करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड गिरने वाला होता है, जिससे कि वो बच जाती, समझ जाती है कि विश को बदला नहीं जा सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है। फटाक से भागकर योनियो के पास में आती है, उसे बताती है कि उसकी प्रैक्टिस रुक गई है, जहाँ पर तभी योनियो बोलता है कि उसे गिरिगो ऐप का नोटिफिकेशन मिला था कि उसकी विश पूरी हो गई है, और उसके फोन में भी ना दोस्तों टाइमर स्टार्ट हो चुका था। सब कुछ देख के सिया काफी डर जाती है, उसे पता लगता है कि टाइमर खत्म होते ही योनियो की लाइफ भी जोई की तरह ही खत्म हो जाएगी, वो भी अपने आप को मार लेगा, और इसलिए वो सभी को योनियो की गिरिगो वाली वीडियो दिखाती है और जल्दी कुछ करने के लिए बोलती है। ये देखकर नारी तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि वो शायद पागल हो गई है, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सिया बोलती है कि ऐसे पहले ही बहुत सारे लोगों को वो खो चुकी है,
जो भी उसके लव्ड वंस रहे हैं और अब वो अपने दोस्तों को नहीं खो सकती। योनू यहाँ दोनों को शांत करवाता है और वहीं जो उस ऐप को डिलीट करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि फोन को रीसेट भी करता है, लेकिन उसके बाद भी ना वो ऐप योनू के फोन से नहीं जाता है। इसलिए वो सबको बोलता है कि अगर ऐप के कोड उसे मिल जाए शायद कोई बात बन सकती है। वेल तो उसके लिए उसे अपना लैपटॉप चाहिए होगा, तो सिया सबको उसके घर आने के लिए बोलती है स्कूल के बाद। नेक्स्ट सीन में योनू जब अपने घर पर आराम कर रहा होता है, इसी टाइम पर सिया का कॉलेज से आता है। जैसे ही वो सुनता है तो नारी और सिया इसके बारे में काफी बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन योनू समझ आता है कि ये सिया नहीं है। वो भागकर उसके पास आता है क्योंकि सिया तो उसके साथ में ही थी। जैसे ही वो उसको सुनाने वाला था लेकिन कॉल कट जाती है। सिया को सब कुछ बताता है और उसे भी याद आता है कि चोई के पास भी ऐसे ही कॉल आई थी। फटाक से सब लोग सिया के घर में आते हैं, जहाँ जून उस ऐप के सारे कोड रिवर्स करके योनू के फोन को रिबूट करता है। इससे चांसेस थे कि ऐप डिलीट हो जाएगा, लेकिन योनू की आंखों में ना अचानक से खुजली होने लग जाती है। इतनी ज्यादा कि उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होता और सिया उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे दूर हटा देता है और फिर अचानक से रुक कर खाली कोने पर देखने लग जाता है। और यहाँ पर वो किसी को दूर रहने के लिए बोल रहा था। देखते ही देखते उसकी बॉडी भी एक इविल स्पिरिट ने पजेस कर ली होती है, उसको अपने वश में कर लिया होता है, जो कि सिर्फ योनू को ही दिखाई दे रही थी। योनू की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। जून उसे रोकने की कोशिश करता है, उसी टाइम पर वो उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। असल में ना वो इविल स्पिरिट उसे मारना चाहती थी दोस्तों, क्योंकि जून वो ऐप बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी सिया जून का लैपटॉप उठाकर योनू के सर पर मार देती है, जिससे कि योनू कुछ देर के लिए सिया को देखने लग जाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। इसी बीच नारी ने सारी वीडियो शूट कर ली होती है, जैसे कि बाद में वो उसका कुछ तो यूज करेगी। वेल तो यहाँ पर सिया जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। सिया भी बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में योनू और सिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। सिया को अपनी बुआ से मालूम चलता है कि योनू की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद नारी सिया को बताती है कि योनू के पेरेंट्स उसकी हालत के लिए सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम कर रहे हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वेल तो फिर घर से कुछ लाने के लिए उसे पूछती है, तो सिया भी बोल देती है कि ठीक है, और इसलिए वो उसे अपने घर का पासकोड भी बता देती है, जो कि दोस्तों उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। वेल तो यहाँ जून अभी उस ऐप में ना कुछ कर रहा होता है। उसी टाइम पर उसे अपनी बड़ी बहन का कॉल आता है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि कांग है, जो कि एक शमन है और एक साइकिक भी है। जून को बोलती है कि उसके फ्रेंड्स के पीछे ना एक वेंजफुल स्पिरिट पड़ी हुई है और उन्होंने ही उसे उकसाया है। फटाक से वो उसे सिया को अपने पास लाने के लिए बोलती है। यहाँ हॉस्पिटल में योंग्यू को अचानक से हार्ट अटैक आने लग जाता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। सिया फिर एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गिरगो ऐप से विश करती है कि योनू पूरी तरह से ठीक हो जाए, और इसलिए योनू की हालत ना सुधरने लग गई थी। यहाँ पर जून भी सिया के पास आता है, जहाँ सिया उसे बता देती है कि सब कुछ होने से पहले चोई और योनू को एक अजीब सी स्पिरिट दिख रही थी, जिसे कि हम नहीं देख पा रहे थे। इसलिए मैंने विश मांगी है ताकि मैं उसे देख पाऊँ, सच जान पाऊँ कि आखिरकार सब कुछ क्यों हो रहा है। वेल तो यहाँ पर नारी को सिया के घर पर हम देखते हैं, जो कि योनवो का फोन चेक कर रही होती है, जिसमें कि उसका टाइमर रुक चुका था दोस्तों, और वो उस टाइमर को अपने टाइमर से चेक करती है। यानी कि नारी ने मेरा कोई विश मांगी थी और उसके पास सिर्फ 22 घंटे ही बचे हैं। नेक्स्ट सीन में जून सिया को अपनी बहन कांग के पास लेकर आता है। यहाँ पर उसकी बातों से पता लगता है कि उसने सबसे अपनी बहन के बारे में झूठ कहा था कि वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर शमंजो बन गई थी। फिर तो उसके बाद सिया और जून कांग के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ ये पता लगता है कि उनका घर तो जंगलों के बीच था, जिसे ढूंढने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे करके वो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ जून गेट पर खड़े होकर सिया को कांग के बारे में बता रहा होता है कि वो कांग के साथ में रहता है, और उसने बताया था कि कांग इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर उसने एक कदम भी बाहर रखा तो उसकी डेथ हो जाएगी। जहाँ पर तभी बांग आकर गेट खोलकर दोनों को अंदर लेकर आता है। उसी टाइम पर दोस्तों सिया के पास ना योंग्यू का फोन आता है। उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है। इससे पहले वो उसे कुछ कहती है, कांग उसे बिना कुछ बोले फोन काटने के लिए बोल देती है। जैसे ही सिया फोन कट करने का ट्राई करती है, उसकी बॉडी पल्सेस हो जाती है और उसकी आंखें ना एकदम वाइट हो जाती हैं। जहाँ पर तभी कांग और बांग फटाक से सिया को रस्सी से बांध देते हैं और उसके हाथ से जबरदस्ती फोन गिरवा देते हैं। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि वो इविल स्पिरिट उसे फोन लेने नहीं दे रही थी। वेल तो फिर फोन के अलग होते ही सिया बेहोश हो जाती है। कांग जुन को बताती है कि सिया को बचाने के लिए उन्हें एक रिचुअल करना पड़ेगा, इसलिए वो बांग के साथ में मिलकर रिचुअल स्टार्ट करती है, जहाँ सिया की सोल इविल स्पिरिट के स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ उसके साथ कांग की सोल भी होती है। वो उसे बताती है कि इस कर्ज से फ्री होने के लिए उसे इस दुनिया के 3 दरवाजे
बिना पीछे मुड़े पार करने होंगे और इस रिचुअल में कांग भी उसके साथ में रहेगी, लेकिन वो छुपी हुई होगी और अगर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उस इविल स्पिरिट को कांग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और वो उसे भी मार सकती है, जिससे कि फिर दोनों की जान ही खतरे में आ जाएगी। तो कांग उसे ये भी बताती है कि वो दोनों ना एक दूसरे से एक वाइट धागे से बंधे हुए होंगे और इसी से वो उसकी हेल्प करेगी। तो कांग अपना मास्क पहन लेती है और बांग को इशारा करती है। बांग उस खंजर से उनके चारों तरफ ना एक गोला बना देता है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव पावर उन्हें रोक ना सके। फटाक से एक धूप जलाता है और दोस्तों ये धूप ना उस गेट को ही इंडिकेट करती है। जब तक ये जलेगी सिर्फ उतने ही समय में सिया को पहला गेट पार करना होगा। धूप बत्ती के खत्म होने से पहले ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए उसकी सोल उस दुनिया में फंस जाएगी, जहाँ सिया पहली दुनिया में ना अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर वो इविल स्पिरिट उसे बार बार चोई के उसी सीन को याद दिलाती है जिसमें कि उसने खुद का गला काट लिया था। ये सब कुछ करके वो सिया को डराने की कोशिश कर रही थी। सिया एक बार विंडो खोलकर देखती है, जहाँ उसके आसपास सिर्फ मिरर ही मिरर लगे हुए थे। वो समझ गई थी कि उसे क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, भागते रहना है। वो भागना शुरू करती है, पहला दरवाजा खोलकर दूसरी दुनिया में आ जाती है। वही रियल वर्ल्ड में कांग बांग को दूसरा गेट खोलने के लिए कह रही होती है, जिसे कि बांग दूसरी धूप बत्ती जला देता है और इस बार ना सिया अपने सपने में अपने डैड की कार को देखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और असल में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था ना दोस्तों, उस टाइम पर सिया भी उसी कार में थी, अपने डैड से कुछ बात कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके डैड का ध्यान भटक जाता है और उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। इस सब कुछ देखकर सिया फिर से टूट जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें शायद उसकी गलती है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था तो बांग ने कांग से कहा था कि सिया को जल्दी करना होगा क्योंकि धूप बत्ती बस खत्म ही होने वाली थी। इसी बीच नारी चून को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। वो तो बस हर हाल में सिया को बचाना चाहता था, जहाँ वो एक बड़ा कदम लेने की कोशिश करता है अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखकर गिरी को ऐप से विश मांगने वाला था, लेकिन तभी कांग अपने धागे से सिया को इशारा करती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अब सिया उस दरवाजे की तरफ भागने लग जाती है। लेकिन उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है। सिया जैसे तैसे करके भागती है, दूसरा गेट भी पार कर लेती है और अचानक से ना उसकी आंखें खुल जाती है, जहाँ जून और बांग को वो अपने सामने देखती है। सिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ये तीसरी दुनिया थी दोस्तों। बांग और जून उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कांग अभी आराम कर रही है और उस इविल स्पिरिट को मारने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखना ही होगा। लेकिन 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 सिया के मन में ना कांग की आवाज लगातार आ रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि ये लोग तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ रियल नहीं है बल्कि उस स्पिरिट का ही एक चाल है। हर हाल में उसे तीसरा दरवाजा ढूंढकर बाहर निकलना होगा कि तभी जून की आंखों में ना योनियों की तरह खुजली होने लग जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसे लग रहा था ये सब कुछ रियल है। फटाक से पीछे मुड़कर देख लेती है, जिसे कि दोस्तों उस इविल स्पिरिट ने अब कांग को देख लिया था। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जहाँ फटाक से बांग से वो तीसरा गेट खोलने के लिए बोलती है और इस बार वो खुद सिया को बचाने के लिए अपना बो और अपना एरो लेकर चली जाती है। बांग ने से वार्न भी किया होता है कि अगर वो 3 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो वो हमेशा के लिए उस स्पिरिट वर्ल्ड में फंस जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद भी कांग ये रिस्क लेती है और यहाँ सिया भी फ्लैशबैक रूम में होती है, जहाँ वो देखती है कि उसके हाथ में ना एक रेड धागा बंधा हुआ है, यानी कि उस इविल स्पिरिट ने खुद को सिया से बांध दिया था, जो कि उसे अपने साथ ले जाने वाली थी। अचानक से बहुत सारी डेड बॉडीज वहाँ पे हवा में झूलने लग जाती है, यानी कि ये सभी विक्टिम थे दोस्तों जो कि पहले विश मांग चुके थे और अब सब मर चुके हैं। जहाँ सिया देखती है कि वो लाल धागा ना एक फोन तक जा रहा है और उसी के पीछे वो गेट है। देखते देखते अचानक से उसकी नाक और कान से खून निकलने लग जाता है, लेकिन कांग सही टाइम पर आकर अपने एरो से उसके धागे को तोड़ देती है और सिया को लेकर गेट की तरफ भागने लग जाती है, जहाँ पर रास्ते में वो सोल कांग पर कटर से भी अटैक करती है। वो लोग बाहर तो निकल आते हैं, सिया के फोन का टाइमर भी रुक जाता है। कांग सभी को बताती है कि अभी सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है, यानी कि ये सब कुछ सिर्फ टेम्पररी है, जिसका साफ मतलब है कि खतरा अभी तक उनके ऊपर मंडरा रहा है। बल्कि तो उसके बाद कांग सिया को कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है क्योंकि उसके कपड़े शापित हो चुके थे और वो उसे जलाने थे। फिर हमें कांग और वांग की बातों से मालूम चलते हैं दोस्तों कि उस व्हाइट स्नेक और कांग की पावर आपस में जुड़ी हुई है और वो व्हाइट स्नेक ना फटाफट से कांग के सारे घावों को भर देता है। नेक्स्ट सीन में नारी को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता लगता है कि योनियो को होश आ गया है। वो उससे मिलकर फोन वाली वीडियो दिखा देती है, सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहती है कि जब से तुमने जून पर अटैक किया है उसके बाद से सिया तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुमसे मिलना नहीं चाहती, शायद तुमसे गुस्सा है।
वही दूसरी तरफ बांग को देखते हैं जो कि जून को समझा रहा होता है कि उसे काम के ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि भाई उसे वो पेपर मिल गया है जिससे कि वो विश मांगने वाला था। लेकिन सिया सही टाइम पर ना गेट से बाहर आ गई थी और इसलिए उसने ऐसा नहीं किया था दोस्तों, मतलब कि उसकी बहन ने उसे बचा लिया। उसके बाद कांग सभी को बताती है कि उन्हें अब हर हाल में मेहू यंग को ढूंढना होगा। मेहू यंग एक ऐसी चीज होती है जो कि घोस्ट को रियल वर्ल्ड से जोड़ती है, शापित होती है। और फिर ये भी पता चलता है कि दोहे की स्पिरिट ना उस फोन से जुड़ी हुई है, तो फिर उन्हें वो फोन ढूंढना होगा और उसे बस यही टच कर सकती है, क्योंकि इस टाइम पर वो रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ चुकी थी। रिचुअल के रूल्स के मुताबिक ना उसने तीनों दरवाजे नहीं खोले थे। कांग ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन अभी भी वो दोनों वर्ड्स में फंसी हुई है। तो नेक्स्ट सीन में रात में बारिश शुरू हो जाती है। सिया के ऊपर पानी की बूंदों की जगह खून गिरने लग जाते हैं। देखते ही देखते सारा रूम खून से भर चुका था और जैसे सिया की आँख खुलती है ना, तो वो अपने सामने दोये की स्पिरिट को देखती है जो कि उसे अपने पीछे की तरफ चलने के लिए इशारा कर रही थी, जहाँ वो एक और स्पिरिट को नोटिस कर दिया जिसने दोये जैसी ही स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और फिर से उसकी आँख खुलती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। यानी कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था जो कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ने के बाद में आ रहा था, क्योंकि वो अब दोनों दुनिया से जुड़ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में सिया के बारे में कांग को बताती है। कांग कहती है कि हो सकता है कि इससे दो स्पिरिट जुड़ी हुई हो, क्योंकि भाई उनकी दुनिया में जाकर फोन लेना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्हें रियल वर्ल्ड में उस फोन को ढूंढकर खत्म करना होगा। और इसमें बांग सिया और जून की हेल्प करने वाला था, जहाँ पर कांग सिया को एक व्हाइट धागा देती है, बोलती है जब तक ये उसके हाथ में रहेगा उसे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उसके फोन पर जिसका भी कॉल आएगा ना, तो उसे पिक नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ फोन से ही जुड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर वहां से निकलने के बाद जून बांग से पूछता है कि उसकी बहन कांग यहाँ से क्यों नहीं निकल सकती, तो बांग बोलता है कि उसके लिए वो सोल्यूशन जरूर निकालेगा, फिलहाल के लिए हमें सिया को बचाना है। तो भाई दूसरी तरफ योंग्यू हॉस्पिटल से सीधा सिया के घर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि नारी वहाँ पर पहले से ही है। यहाँ पर जून भी जोई के लैपटॉप से पता लगा लेता है कि आखिर उसे ये ऐप्स कहाँ से मिला था। जांच करने पर पता चलता है कि वो बहुत दिनों से डिस्कॉर्ड पे काफी एक्टिव रहा है। उसका अकाउंट चेक करने पर उन्हें मिंजो नाम का एक लड़का मिलता है जो उसे लगातार मैसेज कर रहा था और वो लोग जोई बनकर उससे बात करते हैं, उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। मिंजो को जोई की मौत का मालूम तो था, लेकिन उसे भरोसा नहीं था, इसलिए वो मिलने के लिए मान जाता है। एक पुरानी जगह पर उन्हें बुलाता है। तो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो जगह कौन सी हो सकती है। तब जून जोई के गूगल मैप लोकेशन देखकर उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ वो सबसे ज्यादा जाया करता था, जो कि था एक पुराना स्कूल। यहाँ पर ग्योनियो भी सिया के घर में अपना फोन ढूंढ रहा होता है, लेकिन ना मिलने पर वो नारी से उसका फोन मांगकर वो वीडियो देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिया, बांग और जून उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। मिंजो उन्हें देखकर भागने लग जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो लोग उसे किडनैप करने के लिए आए हैं, लेकिन सिया उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी एथलीट जो थी। बाद में मालूम चलता है कि जोई को दवाइयां मिंजो ही दिया करता था। साथ ही उसे किरीको ऐप के बारे में सब कुछ पता था, यहाँ तक ये भी कि लास्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि डिस्कॉर्ड पर एक लिंक के साथ एक फोटो और पूरी डिटेल्स भी पोस्ट की गई थी। तो उस फोटो में ना दो लड़कियां थी, शमन की बेटी दोहे और दूसरी उसकी दोस्त सीवॉन। इसी हॉरर स्टोरी से जुड़ा हुआ है ये ऐप दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिलहाल वो फोटो ओनर के द्वारा डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जून ना उसे रिकवर कर लेता है और मिंजो उन दोनों को पहचान लेता है। लेफ्ट में सीवॉन और राइट में दोये थी। बांग उसे फटाक से शमन का घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन मिंजो सिर्फ उसका इलाका जानता था। बांग सारी की सारी बातें फिर बांग कांग को कॉल पर बता देता है, जहाँ सिया कहती है कि ये तो वही लड़कियां हैं जो कि उसके बुरे सपने में आई थी। तो तीनों इस इलाके में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से बंद था। बांग उन्हें एक फ्लैग की फोटो दिखाकर बोलता है कि जिस भी घर पर ये निशान हो वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। तो फिर वो लोग एक ऊंची सी जगह को तलाश करते हैं, जहाँ एक घर में लाइट चल रही थी। वहाँ पहुंचने पर एक शॉप की ओनर उन्हें मिलती है, जो कि बताती है कि ये असल में शमन की बेटी तो ये नहीं बल्कि सीवॉन थी, जो कि 3 साल पहले गायब हो गई थी। साथ ही शमन की मौत भी 3 साल पहले ही हो चुकी है और वो उसी घर का सही एड्रेस भी दे देते हैं, जहाँ से फिर तीनों नमक लेकर उस घर पर पहुंचते हैं जो कि उन्हें उस इविल स्पिरिट से बचाने वाला था। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नमक में ना बुरी शक्तियों को दूर भगाने की और आपकी बॉडी को हील करने की पावर होती है। वेल अगर आपको ये बात पता थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ अगर आपका भी कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रैंडम कमेंट्स को मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा।
सो बैक टू द स्टोरी। घर पहुंचते ही बांग का डिवाइन कंपस तेजी से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पता लगता है कि वहां पर कोई इविल स्पिरिट मौजूद है। बांग फिर फटाक से सिया और चुन के चारों तरफ उस खंजर और नमक से एक सर्कल बना देता है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला था, और बोलता है कि किसी भी हालत में से बाहर मत निकलना। बांग फिर सीधा अकेले अंदर जाता है, देखता है कि एक दीवार को वॉलपेपर से छुपाया गया है। उसे हटाने के बाद उसे एक गेट मिलता है जो कि खून से बने बहुत सारे तालिस्मान से बंद था, और अंदर जाकर ना उसे एक रिचुअल के निशान भी मिलते हैं, एक स्कूल गर्ल का कोट, बाल और ताबी से। जहाँ पर पास में एक छोटा सा गेट खोलने पर वो तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर ना एक मरी हुई रेवन बर्ड फंसी हुई थी। दोस्तों सारी की सारी तस्वीरें खींचकर कांग को भेज देता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वहीं बाहर जून सिया के माथे पर एक मच्छर देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे कि सिया सर्कल से बाहर चली जाती है और उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है। जैसे ही वो उसको पीछा करती है ना, तो स्पिरिट उसे एक जगह दिखाकर अचानक से गायब हो जाती है। सिया को वहां पर स्कूल की एक यूनिफॉर्म और एक फोटो मिलती है, जिसमें सीवोन और दोहे दोनों साथ में होती है। फटाक से वो लोग बांग को बुलाकर सब कुछ दिखाते हैं कि तभी जो उनके दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहता है कि अगर गिरियो ऐप के सर्वर में घुसकर पहली वीडियो मिल जाए जिससे कि ये सब कुछ शुरुआत हुआ था, तो फिर उसके आईपी एड्रेस से ना उस फोन का पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो कहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो सिर्फ रजिस्टर्ड सर्वर से ही डाउनलोड हो सकती थी। वेल तो फिर सर्वर का इंटरफेस देखकर सिया को तुरंत याद आ जाता है कि इसका एक्सेस तो उसकी कोच के पास है, और इसलिए तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और कोच के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके जाते ही जून और सिया पीछे के फेंस की होल से अंदर घुस जाते हैं, जो कि सिया और योंग्यो ने पहले बनाए थे कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों आप समझ सकते हो कि सिया इतनी ज्यादा अच्छी एथलीट कैसे बनी। कल तो सिया को ना कोच के रूम का पासवर्ड भी पता होता है, जो कि था 1 2 3 4, क्योंकि कोच हर जगह यही सेम पासवर्ड इस्तेमाल करती थी, और वो लोग उसका कंप्यूटर खोल लेते हैं। जो उनको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। उसमें नारी की भी एक वीडियो होती है जिसमें कि वो 2 लोगों की मौत की विश मांगती है। पहला चोई था और दूसरा कौन था ये तो खैर हमें वीडियो में आगे पता चलेगा, क्योंकि ये सस्पेंस है। वेल तो उस समय नारी काफी नशे में थी, और ये ना उसी क्लब की रात वाली वीडियो थी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर उसने एक ऐसी इच्छा मांगी थी तो नारी अभी तक जिंदा कैसे है। उसी टाइम पर नारी और योंग्यो भी उसी रास्ते से स्कूल में घुस जाते हैं कुछ पता लगाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है जब नारी क्लब में थी, तब वो अपने फ्रेंड्स को योंग्यो की फोटो दिखाने के लिए फोन खोलती है, लेकिन कोई फोटो देखकर उसकी बुराई करने लग जाती है। बोलती है कि वो एक फेक विश मांगने वाले ऐप पर ट्रस्ट कर रही है। तो उसका कजन बोल पड़ता है कि ये सच है कि इस ऐप से ना विश सच में पूरी हो जाती है, और एंड में उसकी कीमत भी तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नारी को सीरियस देखकर फिर उसका कजन जोर से हंसकर कहता है कि देखा ना, तुम भी पागल बन गई ना, सच में तुम अभी भी बच्ची हो। तो ये सुनते ही नारी गुस्से में आकर एक टिश्यू पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लेकर गिरिगो ऐप से विश मांगती है कि उसकी कजिन और जोई की डेथ हो जाए। नेक्स्ट डे नारी स्कूल में देर से पहुंचती है। जैसे ही वो क्लास पहुंचती उसी टाइम पर जोई कटर से अपनी गर्दन काट रहा था, और उसकी डेथ के बाद ना फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि नारी की विश पूरी हो गई है और टाइमर स्टार्ट हो चुका था। इस चीज से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, और फिर उसे योन्यू की विश के बारे में भी याद आ जाता है कि वो भी तो पूरी हो गई है। लेकिन उसी टाइम पर ना दोस्तों यहाँ पर एक मिरेकल होता है। नारी का टाइमर अपने आप ही रुक जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर फटाक से अपनी कजिन को कॉल करती है। लेकिन उसे उसके सोशल मीडिया से पता लगता है कि उसकी भी डेथ हो चुकी है। वो इस टाइम बाथरूम में होती है। बाहर से 2 लड़कियों की आवाजें उसे आती हैं जो कि उसकी काफी बुराई कर रही थी, लेकिन वो बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। नारी काफी डर चुकी थी और जल्दी से जाकर अपनी बहन से मिलते हैं, जो कि उसे बता दिए है कि सीवन नाम की लड़की ने अपनी एक फ्रेंड दोही को स्कूल में बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया था, और इसी वजह से दोही ने सुसाइड कर लिया था। तुम्हें अगर इस ऐप के बारे में जानना है तो तुम्हें शामिन की बेटी यानी सीवन के बारे में जानना होगा, क्योंकि भाई वो ऐप उसी ने बनाई थी। उसके बाद जब सभी लोग सिया के घर पर इस ऐप में लगे हुए थे, तब सीवन की स्पिरिट ने योनियो को पजेस कर लिया था, जिसे नारी भी देख पा रही थी। वेल उसके बाद जब नारी योनियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, तब उसे सिया के रूम में वो पेपर मिलता है जिस पर उसने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। फटाफट से नारी कुछ हिसाब लगाती समझ आती है कि जब पहला इंसान विश मांगता है तो टाइमर चालू हो जाता है, लेकिन जब दूसरे इंसान की विश पूरी होती है ना तो पहले इंसान का टाइमर रुक जाता है और फिर दूसरे का चालू हो जाता है। और भी इसीलिए जब नारी का टाइमर चालू हुआ था ना तो योनियो की विश
विश पूरी हो गई थी, इसलिए नारी का टाइमर रुक गया था और योनियो का टाइमर स्टार्ट हो चुका था। सिया ने विश मांगी थी तो योनियो का टाइमर रुक गया था, सिया का टाइमर चालू हो गया था, इसलिए इससे दोनों दुनिया के बीच का कनेक्शन नहीं टूट पाता। इसलिए उस दिन नारी को भी सीवोन की स्पिरिट दिखाई दे रही थी। दोस्तों, नारी सिया को मैसेज कर दिया है कि उसे टाइमर रोकने का सोल्यूशन मिल गया है। इसी टाइम पर ना योनियो के फोन पर सिया के मैसेजेस उसे मिलते हैं कि उसे टाइमर रोकने का सोल्यूशन मिल गया है। बस ये बात वो नारी को बिल्कुल भी ना बताए। नारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सिया उसकी फ्रेंड होकर उसके साथ ऐसा कर रही है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारा का सारा काम तो उस इविल स्पिरिट का होता है। नारी फिर बिना टाइम वेस्ट किए सिया के घर जाकर चेक करती है, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो थक कर बेड पर ही लेट जाती है और तभी एक लाल धागे का टुकड़ा ना उसकी आंख के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो आंख खोलती है सब नॉर्मल हो जाता है। सिया के घर से जा रही होती है कि तभी योनियो उसे देख लेता है। नारी को बताता है कि उस दिन उसने भी एक लड़की को देखा था जो जिसने की उनके ही स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके फेस पर एक गहरा घाव था। तो फिर वो उसे अपने साथ रात को स्कूल जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ जानना था। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में आता है। योनियो और नारी स्कूल के नर्स रूम में होते हैं, जहाँ योनियो को सीवोन की मेडिकल फाइल मिल जाती है जिसमें साफ लिखा था कि उसके फेस पर एक घाव था। योनियो नारी की बातों से सब साफ हो जाता है कि वो समझ गया था कि नारी भी सीवोन के घोस्ट को देख सकती है। उसे ना ये सब उस वीडियो से पता लगा था क्योंकि उसने उसी एंगल में वीडियो शूट की थी। वो बार बार वहीं देखे जा रही थी जहाँ पर वो आत्मा थी। सब कुछ जाने के बाद नारी अपनी और सिया की विश के बारे में योनियो को बता देती है, साथ ही सिया की मैसेज भी दिखा दिया है और उसे पता लगता है कि योनियो ने तो अपना फोन पहले ही बंद करवा दिया था। नारी सोच में पड़ जाती है। उसी टाइम पर ना लाल धागे का टुकड़ा फिर से उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। नारी योनियो को कैंची से मारकर वहां से भाग जाती है। योनियो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके दोस्त हैं और उसे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन भाई वो तो कुछ नहीं सुनती और यहाँ बांग का कंपास भी घूमने लग जाता है। वो स्कूल के अंदर आता है। योनियो नारी का पीछा करता है। वो स्कूल के बाहर निकल जाती है और फंस जाता है। उसी टाइम पर सीवन का घोस्ट दिखता है। वो भाग ही रहा होता है कि सीवन उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसे मारने लग जाती है कि तभी बांग अपनी खंजर से सीवन के ऊपर अटैक करता है। शीशा तोड़कर वो अंदर आ जाता है। नारी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी सीवन की सोल कांच के टुकड़े बांग की आंखों में घुसेड़ देते हैं, जिससे बांग की आंख फूट जाती है और इससे ये होता है कि अब बांग को ना सीवन दिखाई देने लगी थी। दोस्तों, पर तभी दूसरी तरफ जून और सिया भी अपना काम करके निकल रहे होते हैं, लेकिन लाइट जा चुकी थी। अब स्टोरी 3 साल पहले स्टार्ट होती है। फाइनली पता चलता है कि कहानी का प्लॉट क्या था, जहाँ पर दोही और सीवन नाम की फ्रेंड्स एक साथ में रहती थी। सीवन की माँ शमन थी और सीवन को उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि भाई हर जगह यही रूमर्स थे कि उन्होंने अपने पति को मार डाला है। इसलिए सीवन एक खंडर में रहती थी, माँ के साथ नहीं रहती थी। और फिर एक दिन दोही सीवन से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ दोही की आंख में लाल निशान देखकर उसे अपने रिचुअल से फटाक से सही कर देती है। लेकिन जैसे सीवन को मालूम चलता है ना कि वो उसके घर गई थी, तो काफी गुस्सा हो जाती है। दोही से माफी भी मांगती है। सीवन एक कोडिंग क्लब का हिस्सा थी जिसमें गीते नाम का लड़का था जिसको दोही बहुत ज्यादा लाइक करती थी, इसलिए वो कोडिंग क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन सीवन उसे मना कर दे दिया क्योंकि वो उससे काफी गुस्सा हो गई थी। नेक्स्ट सीन में ना सीवन की माँ दोही को अपने साथ में अपने घर ले आती है, उसे रिचुअल रूम में लेकर जाती है जहाँ की चीजें दोही को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। सीवन की माँ उसे वहाँ से कुछ भी उठाने के लिए बोलती है जिसमें दोही एक डॉल लेती है, तो सीवन की माँ उसे उस डॉल के बारे में बताते हुए रिचुअल की विधि भी समझाने लग जाती है कि अगर तुम किसी भी इंसान का कुछ भी सामान लेकर धूमली डॉल पर व्हाइट धागे से बांधोगी और उसके ऊपर फेस बनाकर अपना खून डालोगी तो वो इंसान पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। यहाँ पर सीवन अपनी टीम के साथ में एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप कर रही होती है, जहाँ उसकी टीम उसे ये आइडिया देती है कि उन्हें एक शैमनिज्म ऐप बनाना चाहिए जहाँ पर लोग अपनी विश वीडियो के जरिए पोस्ट कर सके, क्योंकि उन्हें यही थीम अच्छी लग रही थी। लेकिन सीवन को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ गई थी और सीधा अपने घर पहुँचती है, जहाँ वो दोही को अपनी माँ के साथ में देख लेती है। उसे लग रहा होता है कि दोही सबको उसका राज बताना चाहती है कि वो शमन की बेटी है, लेकिन दोही से माफी मांगते हुए कहती है कि जब वो उसकी दोस्त है तो वो उसके साथ ऐसा क्यों ही करेगी। फिर तो उसके बाद दोनों एक खंडर में पहुंच जाती है जहाँ सीवन दोही को साजू के बारे में बताती है और पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगती है कि उसकी माँ मर जाए, और फिर दोही से उसकी विश मांगने के लिए बोलती है। तो दोही कहती है कि उसे गीते को डेट करना है, वो उसे बहुत पसंद करती है। तो सीवन उसकी विश फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही नहीं जानते थे कि इनकी विश सच में पूरी हो सकती है।
ये तो सिर्फ मजाक मजाक में इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट डे ना गीते कई बार दोई को देखता है, जैसे कि उसे लगता है कि शायद उसकी विश पूरी हो गई है। रात को सीवॉन अपनी माँ के घर जाकर उनका रिचुअल वाला पूरा रूम तबाह कर देती है। सीवॉन की माँ अपनी रिचुअल वाला रूम देखकर काफी शौक हो जाती है और जहाँ पर अचानक अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं और कुछ बर्ड्स आकर शीशे से टकरा जाती हैं, फंस जाती हैं और मरने लग जाती हैं। सीवॉन की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि भाई सीवॉन को अब उसकी सजा जो मिलने वाली थी, क्योंकि जिसकी पूजा उसकी माँ किया करती थी ना, उनका वो गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए कुछ कीड़े बहुत सारी मात्रा में उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वही सीवॉन की माँ उसके स्कूल के कपड़े और बाल लेकर एक रिचुअल करती है कि जो भी सजा उनकी बेटी को मिलने वाली है वो उसकी वजह वो उन्हें मिल जाए। और देखते ही देखते वो सारे कीड़े भी लौट जाते हैं और माँ की नाक से खून निकलने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकती। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तालिस्मान पे अपना खून लगाकर ना वो उस रूम को ही लॉक कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दोस्तों बांग को मिला था। सीवन के कपड़ों के साथ साथ दोही और सीवन की फोटो को वो एक घर के नीचे भी गाड़ने लग जाती है। उसी टाइम पर दोही उसे देख लेती है, जो कि सीवन से मिलने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। सीवन की माँ की हालत देखकर वो तो डर के वहाँ से भागने लग जाती है। उसी टाइम पर वो उसे रोक लेती है और एक तालिस्मान देते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सीवन के बैग में रख दे, जिससे कि वो सीवन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो दो ही वो ताबीज लेकर वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते ना सीवन की माँ की भी डेथ हो जाती है दोस्तों। तो ही स्कूल आकर सीवन को उसकी माँ के बारे में बताने वाली थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती क्योंकि भाई वहाँ पे क्लास के लोग भी थे और ये सब बातें सीवन को पसंद नहीं थी। तो क्लास के बाद ना सीवन के बैग में वो ताबीज रखने की कोशिश करती है, लेकिन सीवन और एक उसकी दोस्त देख लेती है। गलत ही मतलब समझकर उसके ऊपर सारा गुस्सा उतारने लग जाती है कि वो उसका राज खोलना चाहती कि वो शमन की बेटी है। सीवन के दोस्त ये सारी बातें जाकर बाकी सबको भी बता देती है, जहाँ पर सबको लग रहा होता है कि शिवन ही शमन की बेटी है और सीवन ये सारी बातें सुनने दी है और अंदर आकर सभी को बताती है कि उसने वो वाला ऐप बना लिया है। जहाँ से कहानी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेती है। नेक्स्ट सीन में ना सीवन दोई से बदला लेने के लिए उसकी वो कन्फेशन वाली वीडियो पूरी क्लास में चला देती है और पर्सनली वीडियो उसने सबको भेज दिया था, जिससे कि सभी बच्चे दोई को देखकर हंसने लग जाते हैं। गीते भी वहाँ पर आकर उसे मारने लग जाता है, बोलता है कि आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं शमन की बेटी यानी कि तुम्हें डेट करूंगा, क्योंकि दोस्तों लोगों को तो यही लग रहा था कि दोही ही शमन की बेटी है। जहाँ पर दोही इसका बैच तो ले लेती है, उसके बाद घर आकर दोही फटाक से उस डॉल के ऊपर रिचुअल करती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर गीते का बैच और दूसरे पर सीवन के बाल को बांध करना अपना खून उसके ऊपर डाल दिया है। और दूसरी वही सीन होता है जो कि हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। विश मांगती है कि गीते और सीवन मर जाएं। देखते ही देखते अचानक से अपनी गर्दन काट लेती है और ये वीडियो वायरल हो जाती है। तो गीते वीडियो देखकर काफी डर जाता है। सीवन से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है, इसलिए सीवन फटाफट से सर्वर रूम में घुस जाती है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होती। और भाई इसीलिए ना वो मेन सर्वर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर गीते की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो भी अपनी गर्दन काट कर मर जाता है। सीवन की बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना गला काटने लग जाती है और उस टाइम ना दोई की सोल उनके सामने खड़ी हुई थी दोस्तों। सीवन तो खुद को रोकने की कोशिश में अपने फेस पर ही एक सोल का कट मार लेती है, लेकिन सीवन उसके बाद भी नहीं रुकती। वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गिरोगो ऐप से ना एक विश मांगती है। तो ये क्या विश थी वो तो हमें वीडियो में आगे ही पता लगेगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जून और सिया जिम में होते हैं कि तभी नारी उन पर अचानक से अटैक कर देती है। जून सिया को बचा लेता है, जहाँ पर सिया नारी को समझाने की कोशिश कर रही होती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जून की सिस्टर उनकी हेल्प कर रही है, लेकिन नारी उन पर अटैक करने वाली थी क्योंकि सीवन के कंट्रोल में वो थी। लेकिन तभी ना बांग सही टाइम पर आकर नारी को रोक लेता है और सीवन की सोल नारी को अपने साथ में ले जाती है। तो उसके बाद बांग और जून हॉस्पिटल में आते हैं। बांग जून को बता रहा होता है कि उसकी आंख में चोट लगने के बाद वो अब घोस्ट देख सकता है और ऐसे ना वो जल्द ही कांग को उस जगह से बाहर लाने का तरीका भी ढूंढ लेगा। सीन शिफ्ट होता है और सभी अब उस ऐप के सर्वर से सबसे पहली वाली वीडियो देखते हैं। सबको लग रहा होता है कि इसके चक्कर में ही वो ऐप कर्स्ड हुआ था
और जून ना उस ऐप का एड्रेस निकाल लेता है। वो लोग उस फोन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सीवन की स्पिरिट एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जैसे ही बांग उस ट्रक को चेक करता है, कोई भी नहीं होता। वो नोटिस करता है कि एक लोहे की रॉड के ऊपर गिरने वाली है। वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी बांग आकर उसे रोक लेता है और रॉड उसके अंदर घुस जाती है। सिया से बोलता है कि उसे अब कैसे भी करके वो फोन ढूंढना ही होगा। योंगी को वो खंजर पकड़ाते हुए सिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहां से जाने के लिए बोलता है। कहता है कि जैसे ही कंपास जोर से घूमने लगे तो समझ जाना कि वो इविल स्पिरिट तुम्हारे आसपास है। सिया और योंग्यूना उस फोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जून भी बॉन्ग को फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आता है। सिया और योंग्यू फिर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ सिया उसे बताती है कि उन्हें एक विंडो ढूंढनी है जिस पर रेनबो बना होगा, क्योंकि जो फोटो सिया को शमन के घर से मिली थी उसमें विंडो पर एक रेनबो बना हुआ था। वेल, तो अब दोनों मिलकर उस विंडो को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते। बहुत देर बाद सिया को वो फाइनली वो विंडो दिख जाती है। जैसे ही दोनों उस खंडर में पहुंचते हैं ना, लेकिन जिस रूम में फोन था उस रूम तक जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खराब और टूटा हुआ था। तो सिया हार नहीं मानती है और लॉन्ग जंप करके उस रूम तक पहुंची जाती है। वो फोन उसके सामने ही था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ रही होती तभी नारी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि पहले से ही वहां पर उसका वेट कर रही थी। सिया नारी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीवन की पावर के आगे वो रोक नहीं पा रही थी। और यहाँ पर योनियो भी सिया को खतरे में देखकर उसकी प्रैक्टिस वाली बात याद करता है और एक लॉन्ग जंप मार के फाइनली सीधा रूम में पहुंच जाता है। नारी पर उस खंजर से अटैक कर देता है, जिससे नारी वहां से तो हट जाती है। सिया जल्दी से ना उस फोन को उठाती है और नारी के पास आकर उसे साथ चलने के लिए बोलती है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। लेकिन नारी उसके हाथ से वो धागा ही तोड़ देती है और धागा टूटते ही सिया की हालत बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमें पता है वो व्हाइट धागा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। सिया की फोन पर कांग का कॉल आता है। जैसे ही योनियो से पिक करता है तो कांग सिया को जल्दी से उसके पास लाने के लिए बताती है कि जंगल में उसे एक लालटेन दिखेगी, उसे बस उसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट सीन में सिया की आंख खुलते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। उसे सब अजीब लग रहा होता है। वो विंडो से बाहर देखती समझ आती है कि वो अभी रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड में है, यानी कि सीवॉन की दुनिया में है। वो वहां से भागने लगती कि तभी नारी उसे मार रही होती है और यहाँ पे योनियो सिया को उठाकर जंगल में पहुंचता है। उसे लालटेन नहीं दिखाई दे रही थी कि तभी कांग लालटेन जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण ना लालटेन बार बार बुझ जा रही थी। योनियो फिर सिया को जमीन पर लिटाकर लालटेन देखने लग जाता है कि तभी उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन पेड़ को पकड़ लेता है। सिया उसे देखकर बड़ी अजीब सी क्रीपी स्माइल करती है, जिसका साफ मतलब है दोस्तों की वो सीवन के वश में पूरी तरह से हो गई थी, जो कि उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी कि तुम सिया को नहीं बचा पाओगे। लेकिन योन वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और फटाफट से ऊपर आता है। उसे लालटेन भी दिख जाती है। उसे फॉलो करते हुए फाइनली कांग के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे कांग सिया के हाथ से वो फोन लेकर उस पर रिचुअल करके उसे तोड़ तो देती है, लेकिन कांग देखती है कि सिया तो अभी भी उसी दुनिया में फंसी हुई है। वो समझ जाती है कि ये वो फोन नहीं है जहाँ नारी सिया को मारने वाली होती है। तभी कांग उस पर अपनी एरो से अटैक कर देती है, यानी कि वो उसे बचाने के लिए उस दुनिया में पहुंच चुकी थी। कांग फिर सिया को बताती है कि वो फोन कर्स्ड नहीं है, उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो लोग जा रहे होते कि तभी दोही की सोल उन्हें सर्वर रूम की तरफ इशारा करने लग जाती है। सिया समझ जाती है कि वो ऐप दोही ने नहीं बल्कि सीवन ने बनाया था, और जब वो मरी थी तो उस टाइम पर उसने ये विश मांगी थी कि दोही की विश दोहराई जाए, मतलब कि सभी विश मांगने वाले लोग ना दोही की तरह ही मारे जाएंगे, जिसका साफ मतलब था कि उसी ने इस ऐप पर कर्स्ड किया है और वो फोन किसी और का नहीं बल्कि सीवन का ही है, जो कि कर्स्ड है। दोही सिया को तब से इशारा कर रही थी जब से वो लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। वेल, तो अब कांग ना सिया से कहते हैं कि वो सीवन को उलझा कर रखेगी, तब तक सिया को जाकर सीवन का फोन ढूंढना होगा। उसे मास्क भी वो देती है ताकि सीवन उसे देख ना पाए, क्योंकि दोस्तों ये मास्क ना डिवाइन और पावरफुल मास्क था, जिसे कि स्पिरिट उन्हें देख नहीं सकती थी। वेल, तो कांग दोही के फोन से रिचुअल करती है और दोही बनकर सीवन के सामने पहुंच जाती है, लेकिन सीवन उसे पहचान लेती है। उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी कांग उस पर एक एरो से अटैक कर देती है। सिया भी यहाँ सीवन का फोन ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है, जो कि सर्वर रूम था। सिया उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नारी आकर उसे पीछे से रोक लेती है। यहाँ दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। नारी उसे रोकने के लिए उसके पेट में नुकीला डंडा घुसेड़ देती है, लेकिन सिया उसके बात पे नहीं रुकती और मार मार कर ना नारी को फाइनली बेहोश कर देती। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसे सीवन का फोन मिल जाता है। यहाँ पर कांग जैसे सीवन पर अटैक करती है, वो तो गायब हो चुकी थी और खतरे
से उल्टा कांग के ऊपर आकर वो अटैक कर देती है। वो कांग को पूरी तरह से मारने वाली थी तभी फाइनली दोही की सोल सीवॉन को यहाँ पर रोक लेती है कि अब वो ये सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मौका पाकर न कांग उस तीर को दीवार से निकालकर सीवन के पेट में घुसा देती है और उसे रोकने के लिए वो तीर अपने पेट में भी घुसेड़ लेती है कि तभी सिया भागते हुए फोन लेकर कांग के पास आती है, जहां कांग उसे तीर निकाल कर फोन की तरफ शूट करती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। सिया उस तीर को लेकर फोन में घुसा देती है। देखते ही देखते फिर सीवॉन की दुनिया खत्म हो जाती है। कांग और सिया उस दुनिया से बाहर भी आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिलकर चोई की सोल के लिए प्रे कर रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग फिर एक साथ बैठकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर सिया और योनु की बातों से मालूम चलता है कि नारी उस दुनिया में ही रह गई है जिसका सिया को काफी अफसोस था। योनु फिर उसे समझाता है और ऐप डिलीट करने के लिए बोलता है और दोस्तों फाइनली इस बार वो ऐप डिलीट तो हो जाता है, लेकिन लास्ट सीन में फिर हम मिंजू और नारी की डिस्कॉर्ड कॉन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ नारी ने उससे अपना फोन स्कूल से मंगवाया था और उसे ऑन करके गिरिगो ऐप को चेक करने के लिए कहा था, जो कि अभी भी दोस्तों वर्क कर रहा था। और इसी के साथ ये ड्रामा तो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।